हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी एएलपी 2025 का जो सीबीटी 2 का आपका एग्जामिनेशन जल्दी होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने वाला है। देखिए, हमने इस प्लेलिस्ट को ऑलरेडी काफ़ी दिनों से हम लोग चलाते हुए आ रहे। आज के सेशन के अंदर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिशियन का 23 जनवरी 2019 का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन और एनालिसिस हम लोग देखने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहने वाला है। इसके पहले के अगर आपने सेशन नहीं देखे होंगे तो उसकी भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सारे जो सेशन है आपको जाके देख लेने होंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से हमें प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा एक लास्ट इलेक्ट्रिशियन वाला जो पेपर हुआ था उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा होगा तो उसको सबसे पहले तो जाके देखिएगा। एंड अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली मिल सके। अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने कैपिट्यूड्स पे हमारे टेस्ट पास को ज्वाइन नहीं किया होगा तो पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में हमने टेस्ट पास को लॉन्च करके रखा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप तो या फिर एक तो capitudes.com वेबसाइट पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। In a three-phase system, the order in which the voltage attain their maximum positive value is called as dash। ठीक है, एक थ्री फेज प्रणाली के अंदर देखिए क्या होता है कि हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास बताया गया कि द ऑर्डर इन विच द वोल्टेज अटेंड देयर मैक्सिमम पावर, एक थ्री फेज प्रणाली में वह क्रम जिसमें वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फेज सीक्वेंस, फेज अनुक्रम। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हमारा आर फेज हो गया, वाई फेज हो गया, बी फेज हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। जैसे हमारा आर फेज होगा, ये फेज सीक्वेंस हमारा मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, ये अटेंड कर रहा है, ठीक है, वाई फेज अटेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीन फेजेस है तो हमारा एक सीक्वेंस हो गया, उसका क्रम हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे फेज सीक्वेंस। ठीक है, बहुत बार ऐसे सिली मिस्टेक करके आते बच्चे, इसको आरएमएस वोल्टेज या फिर पिक टू पिक वोल्टेज कह देते बहुत बार, इस तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज जो सीक्वेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज अटेंड देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऐसा बताया गया, तो इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, पिक टू पिक वोल्टेज। तो बहुत सारे बच्चे इसे छोटे छोटे मिस्टेक्स करके आते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग चला रहे। हालांकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे काफ़ी आपको फायदा मिलता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी नहीं है पूछा गया। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरीके के प्रकार रहते हैं, एक तो रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक रहता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग जो डोपिंग कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग जब डोपिंग करते हैं उसके बाद वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। उसमें भी हमारे पास में पी टाइप और एन टाइप ऐसे दो तरीके के विभाजन रहते हैं। क्लियर है, तो पी और एन टाइप में क्या होता है कि आपको कौन सा इंप्योरिटी ऐड करने से कौन सा हमारा जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है इसके आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी क्या रहता है, एज अ होल्स रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी नहीं है पूछा गया। ठीक है, ये जो कि हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसके एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो बोरान उसके अंदर आता है, ठीक है, और इसके अंदर इंडियम आता है और गैलियम भी आता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है हमारा एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमारा जो थंब है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हमारा जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है। अंगूठा जो है हमें चालक की गति को, दिशा को दर्शाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर हमें बताता है। मुझे एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, ठीक है, ये कौन से मोटर के लिए यूज़ होता है, मोटर के लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। ठीक है, वाइंडिंग के खुद के रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। अब देखिए उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेज, एडी करंट लॉसेज, ये आपको आयन लॉसेज ऐसा ऑप्शन नहीं करना है, इसको हम लोग कॉपर लॉस कहेंगे। ठीक है, कुंडलन के प्रतिरोध के कारण, ठीक है, मतलब ये हालांकि ये वाइंडिंग क्यों ना है, लेकिन इस वाइंडिंग को हम लोग देखेंगे तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें होता है हमारा I²R लॉस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस बाय डायरेक्शनल, का मतलब क्या होता है, दोनों तरीके से आपका जो करंट फ्लो होता है। अब देखिए इसमें SCR, GTO और BJT, ठीक है, ये सिंगल यूनिडायरेक्शनल हमारे डिवाइसेस है, एक ही डायरेक्शन में हम लोग करंट जो है कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ट्राइक होता है, ठीक है, ट्राइक का सिंबल आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको सिंबल की पहले ये चाहिए होगी, ठीक है, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये होता है हमारे पास में गेट, इसमें टर्मिनल कौन से रहते हैं, MT1 और MT2, इस तरीके से टर्मिनल रहते हैं। ये होता है हमारा बाय डायरेक्शनल डिवाइस। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। सिंबल के लिस्ट, उसके टर्मिनल नंबर और टर्मिनल के नाम और उसका जो सिंबल होता है वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, पता करते आना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है सेम रहेगा अगर हमारा सीरीज सर्किट है, तो एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, ये अगर हमारा सीरीज सर्किट है, हमने 3 रजिस्टर लगा दिया, इनमें से अगर हमारा करंट यहाँ पे फ्लो होता है तो यहाँ से और ये करंट जो है हमारा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, करंट हमारा सेम रहता है। अगर हमारा पैरेलल में रहता है तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वर्टर क्या करता है यूपीएस में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं, इन्वर्टर का काम क्या रहता है, वो डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। वही अगर हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं तो एसी टू डीसी करता है। सिंपल है। इसमें क्या होता है, इन्वर्टर में एक तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए रेक्टिफायर की जरूरत रहती है, और हमें एसी सप्लाई को चलाने के लिए, ठीक है, एसी सोर्स चाहिए तो हमें डीसी टू एसी करना पड़ेगा, जो इन्वर्टर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, वो किसके द्वारा हम लोग नाप सकते हैं, किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, लो पावर फैक्टर वैटमीटर से हम लोग इसको नाप सकते हैं। ठीक है, कम शक्ति गुणांक वैटमीटर द्वारा हम लोग आयन लॉस जो है ट्रांसफार्मर का वो मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। एक डीसी जनरेटर जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो फैराडे का जो नियम होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो वर्क करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। लेंजेस लॉ क्या कहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देन अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, द इनपुट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 10 एम्पियर एट 230 वोल्ट, सप्लाई सोर्स इज डैश। ठीक है, उस विद्युत तापक की इनपुट शक्ति क्या है जो 230 की आपूर्ति पर 10 एम्पियर की धारा खींचता है। सिंपल है गाइस, हमारे पावर अगर हमें निकालना होगा तो वी स्क्वायर, ठीक है, बाय आर हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग वी इंटू आई। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट की मैंने 230 इंटू 10 2300 वाट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ क्लोज स्विच। ठीक है, कौन से रीजन में जो है ट्रांजिस्टर बंद स्वरूप में काम करता है, ठीक है, तो वो हमारा सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए सैचुरेशन रीजन में क्या है, तो इधर ऑन या फिर ऑफ करना रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन रीजन में हमारा क्लोज स्विच ऑन करके रहेगा, एंड अगर हम लोग कट ऑफ में रीजन में ऑपरेट करते हैं तो वो एज अ ऑफ स्विच करके वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोज स्विच की बात की जा रही है तो दैट मीन्स वो ऑन स्विच है, तो हमारा वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। एक्टिव रीजन में वो एज एम्पलीफायर करके वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है हमारा ट्रांसफार्मर का, वो कब अचीव होता है, जब हमारे कॉपर लॉसेस जो है, तांब्र की हानि जो है लो की हानि जितना बराबर हो जाती है, उस केस में हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है हमारे ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, और जो कंडीशन रहती है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है एक्स बराबर, ठीक है, WI/WCU। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन द CRT स्क्रीन व्हेन साइनोसॉइडल वोल्टेज आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स आर कॉल्ड डैश। ठीक है, अब एक जब वक्रीय वोल्टेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों के साथ एक साथ लागू किया जाता है तब एक CRT स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग लिसाजिस पैटर्न कहते हैं। ठीक है, जब हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज को हम लोग एक CRO में देते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे हम लोग जब नापते हैं, या फिर कैथोड रे ट्यूब पे जब हम लोग उसको देखते हैं, तब हमारे पास इस तरीके से हमारे पास वेवफॉर्म्स बनते गए। ठीक है, उसी पैटर्न को हम लोग लिसाजिस पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को, एक अननोन सोर्स के फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिसाजिस पैटर्न को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, जेईई में थोड़ा सा और एडवांस लेवल के बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूजेटी इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। अब देखिए यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर किसके लिए यूज किया जाता है, वो एज अ सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर के लिए। ठीक है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेटी का सिंबल जो है हमारा कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर है, ये होता है इमीटर, ये होता है हमारा बेस 2 और ये होता है हमारे पास में बेस 1। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चॉपर का काम क्या रहता है। देखिए चॉपर के एक जो फंडामेंटल थ्योरी आपको एक बार पढ़ के जरूर जानी होगी। चॉपर जो है हमारा डीसी टू डीसी करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देखिए चाहे आपका वो हमारा डीसी चॉपर हो, चाहे आपका इन्वर्टर हो, ठीक है, डीसी चॉपर क्या करते हैं, हमारा डीसी इनपुट वोल्टेज को कंट्रोलेबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, लेकिन कंट्रोलेबल डीसी वोल्टेज में वो कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर। 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, किसको, इनमें से कौन सी मोटर को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन में पूछा गया है। तो हम लोग शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करूंगा, इस साल भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन अ ट्रांजिस्टर नीड्स टू बी बायस टू ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर जो है हमें कौन से रीजन में उसको बायस करना रहता है, ये हमें पूछा गया, तो हम लोग उसको सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में उसको ऑपरेट करेंगे। अब देखिए सैचुरेशन रीजन में जो है, ठीक है, वो एज ऑन स्टेट करके वर्क करता है, और कट ऑफ रीजन में एज ऑफ स्टेट करके वो वर्क करता है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन द केस ऑफ अ डायरेक्ट करंट, विद्युत धारा के इसमें इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। परिमाण और दिशा दोनों भी सेम होते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा डीसी करंट, जिसमें अगर हम लोग ये मान लेते हैं ये हमारा वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हमारा वोल्टेज है जैसे 10 वोल्ट हो जाता है तो ये टाइम के साथ हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे परिमाण और दिशा समान होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के रूप में इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता है, उस केस में हम लोग पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये गुड कंडक्टर है हमारे, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये हमारा कंडक्टर है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, बट हमारे कागज में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या, नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा इंसुलेटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इन डीसी शंट मोटर द टॉर्क इज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू डैश, ठीक है, देखिए अब गाइस ये आपको क्वेश्चन जरूर इस साल भी पूछा सकता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है डीसी शंट मोटर में वो आर्मेचर करंट के समान प्रतिरोध में रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स रहता है ये हमारा कांस्टेंट रहता है, आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए जो हमारा टॉर्क है ये सीधा सीधा प्रमाणित रहेगा, हमारे प्रमाण में रहेगा हमारे आर्मेचर करंट के, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग, इनमें से कौन सी मोटर जो है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग मानी जाती है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर है, ये हमारी सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर मानी जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज, विद्युतीय शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके इसमें हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मुझे बताइएगा टंगस्टन मटेरियल आपने सुना है, अगर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो चुकी है, होमवर्क की तरह दे रहे हो कि टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पावर एम्पलीफायर में आउटपुट करंट जो है फ्लो होता है पूरे साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति प्रवर्धक में धारा सिग्नल के पूरे चक्र के लिए प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वो हमारा क्लास ए जो होता है उसमें पूरे वेव के लिए, ठीक है, पूरे साइकिल के लिए हमारा जो है आउटपुट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन ए। ये अगर हमारे हम कहेंगे तो इसके जेई के कोर्स में भी हमने इसको पढ़ा रखा है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधों को मापने के लिए कौन सी विधि पसंद नहीं की जाती है, अमंग द फॉलोइंग विच मेथड इज नॉट प्रिफर्ड टू मेजर अ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, अब देखिए केल्विन ब्रिज मेथड तो हम लोग यूज़ करते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेगा होम ब्रिज, ठीक है, ये इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे नाम में लिखा गया मेगा होम, ठीक है, इसको हम लोग मेगर भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर मेगर तो हालांकि खैर डिफरेंट हो गया, लेकिन मेगा होम जो है लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक क्षति के खिलाफ एक केबल की रक्षा करता है। मैं आपको बहुत बार ये कह चुका है गाइस, अगर आपने केबल को अच्छी तरीके से समझा नहीं होगा, जहाँ पे हमारा कंडक्टर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन रहता है, लीड शीट रहता है, बेडिंग रहता है, देन हमारे पास में आर्मरिंग रहता है, देन सर्विंग रहता है, ठीक है, तो अगर हमें मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग आर्मरिंग का प्रीफर करते हैं। आर्मरिंग हमारे केबल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेस से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन डी। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा गाइस, जरूर आपको थोड़ा सा सेशन क्विकली मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले के भी सेशन हमने काफ़ी क्विकली पढ़ा है, क्योंकि बहुत बच्चों को फटाफट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू करना रहता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, जहाँ पे हम लोग लग रहा है कि जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं टाइमली बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, तो जरूर इस बात को ध्यान में रखिएगा, एंड सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर हमारा I2 बाय I1 अगर हमारा 2 है, E2 हमारा 200 वोल्ट है, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, टर्न रेशियो जो हमारा वो है होता है हमारे पास में N1 बाय N2 बराबर E1 बाय E2 बराबर I2 बाय I1। क्या पूछा गया, हमारा E1 का वैल्यू पूछा गया, सिंपल है, E1 विल भी क्या हो जाएगा हमारा I2 बाय I1 का वैल्यू 2 है गुना हमारा E2 का वैल्यू है हमारा 100, सिंपल है 200 वोल्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला ही सीधा सीधा पूछा गया गाइस, वो होता है हमारा WH बराबर ईटा इंटू BM इंटू द पावर 1.6 F इंटू V वैट, के ध्यान दीजिएगा, ये W मतलब ऐसा यूनिट नहीं है, ये कोई लेटर नहीं इनमें से, इसी के वैट का यूनिट है, ओके, जहाँ पे जो V है, ठीक है, ये वोल्टेज नहीं गाइस, इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला एज इट इज पूछा गया आपको, इस साल भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग पैरामीटर विच पैरामीटर्स वेरिएशन विल नॉट अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम लोग इनमें से कौन से पैरामीटर को चेंज करते हैं, ठीक है, कौन से अगर हम लोग मापदंडों को चेंज करते हैं, उससे हमारा जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट से अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है हमारा सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए बाय डी, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर क्या होता है, हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। एरिया ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, उस पर भी हमारा डिफिट करेगा। डायलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट, डायलेक्ट्रिक का नेचर क्या है, डायलेक्ट्रिक का नेचर क्या है बेसिकली, ठीक है, कौन सा इसका मटेरियल यूज़ किया गया है उसके अंदर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसके ऊपर भी हमारे जो कैपेसिटेंस जो है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको कवर कर रहा होगा, चाहे हो अपने यहाँ तक ऑलरेडी फंडामेंटल्स क्लियर कर लोगे। इसलिए जो हमारा कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो उसके थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस कैरिड आउट एट, ठीक है। जो पावर ट्रांसमिशन लेते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं। इससे हाई वोल्टेज से क्या होता है, हमारा लो करंट जो है अचीव हो पाता है, जिससे हमारा कंडक्टर साइज, उसका टावर का लगने वाला खर्चा, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कम हो जाती है और उसमें लॉसेस भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए आपने देखा होगा 220 kV, 132 kV, 765 kV ट्रांसमिशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग का पदार्थ, किस पदार्थ का हमारा प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा सिलिकॉन कॉपर, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन इस्पात इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉपर जो हमारा वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, सिलिकॉन स्टील जो है हम लोग हमारे पावर ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए और हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ओके। जो प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, इसको 1 by 1 अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड इन, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है किस में से स्पेसिफाई की जाती है, केवीए के अंदर, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एम्पलीफायर एप्लीकेशन अ ट्रांजिस्टर नीड्स टू बी बायस्ड टू ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक एम्पलीफायर को अगर ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर करके यूज़ करना होगा, देखिए एक क्वेश्चन के ऊपर 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए। एक तो आपको पहले सैचुरेशन का पूछा गया था, देन ऑन एंड ऑफ स्विच का पूछा गया। अब आपको पूछा गया कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर मोड में ऑपरेट करने के लिए कौन से रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। सिंपल है, उसको सक्रिय क्षेत्र एक्टिव मोड में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एक ही कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बहुत बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मल्टीपल क्वेश्चन को डील करने के लिए मदद कर लेते गाइस, ओके। अब क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट, ओवर हीटिंग ऑफ अ डीसी मोटर इज मेनली ड्यू टू, ठीक है। डीसी मोटर का अतितापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ठीक है। ओवर हीटिंग होती है हमारे पास में ओवरलोडिंग के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एब्सेंस ऑफ ब्रशेज, लूज पार्ट, रफ कम्यूटेटर, ठीक है। बट लेकिन ओवरलोडिंग जो है जनरली ओवर हीटिंग को कारणीभूत रहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ये मान लो एक बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, ठीक है। और तीनों जो है, if these together dissipate a power m, if now the bulbs are connected in a parallel then power will be dissipated will be dash, ठीक है। तीनों बल्ब का जो है समरूप बल्ब की श्रृंखला में सीरीज में जोड़े हुए हमने, ठीक है। लेकिन उसका टोटल मिला के शक्ति है m है, ठीक है। अगर वही हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, समांतर में जोड़ते हैं, तो उस केस में जो है 9m हमारा पावर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आइडेंटिकल बल्ब है हमारे इक्विवेलेंट में कनेक्ट करके रखे, उसका पावर m अगर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो जो पावर रेटिंग जो रहेगा हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 3 इंटू m का जो वैल्यू रहेगा, दैट मीन्स इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा उसमें 9m। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, अगर आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बट एक जस्ट एक फॉर हम लोग रिव्यू, हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक ओवरव्यू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक आने वाले एक जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका CBT 2 में, इसमें आपको मदद मिल सकती है। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्चुअल देखने भी मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पूरा का पूरा सारे सेशन जो हमारे प्रीवियसली हमने पढ़ा रखे हैं वो आपको देखना जरूरी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में, इन इलेक्ट्रिकल मशीन लैमिनेटेड कोर्स आर यूज टू रिड्यूस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम लोग लैमिनेटेड कोर का किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लैमिनेटेड कोर से हमारा जो है एडी करंट लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। भंवर धारा नुकसान जो है, सर्कुलेटिंग करंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंड्यूट एल्बोज आर यूजुअली लोकेटेड एट, ठीक है। जो वाहक मोड विशेष रूप से कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। तो जो कंड्यूट जो एल्बोज रहते हैं वो हमारे शार्प एंड पे रहते हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्डिंग का शार्प एंड है तो कंड्यूट मोड जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होगा, ठीक है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का PIV जो होता है
ट्वाइस ऑफ हमारा वोल्टेज रहता है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इसलिए हम लोग उसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे 2EM, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। हाफ वेव का और हमारे ब्रिज का वो हमारा ये रहता है, ठीक है। अगर हम लोग फुल वेव की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर की, तो उसका करेक्ट आंसर आता है 2EM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टू लॉसेज आर कॉल्ड एज अ कोर लॉसेज। कोर लॉस में कौन से दो लॉसेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक तो एडी करंट लॉस हो गया और हिस्टैरिसीस लॉसेज, ये दोनों उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कोर लॉस हो गया, कॉपर लॉस क्या हो गया, ठीक है, आयरन लॉसेज क्या हो गया, हिस्टैरिसीस लॉसेज क्या हो गया, किसके कारण क्या लॉसेज होता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी हमें क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉपर लॉस इज निग्लिजिबल एट, ठीक है। तो कॉपर लॉस जो है वो निग्लिजिबल है हमारे नो लोड पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नो लोड की बात करते हैं तो हमारा जो करंट है अगर हमारा काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए हमारा I² R लॉस जो होता है वो भी हमारा कम रहेगा, जो कि हमारा कॉपर लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 3 पॉइंट स्टार्टर जो है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग आर्मेचर करंट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, आर्मेचर धारा को कम करने के लिए यूज़ करेंगे, सो दैट हमारा जो इनिशियल करंट है वो हमारा कंट्रोल रह सके, लिमिट में रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो दिया गया है तो कौन सा एक विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वह है हमारा सिल्वर, सिंपल है। ग्लास, पोर्सिलिन, रबर, ये तीनों भी इंसुलेटर जो हो जाते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर ऑलवेज। लैप वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर रहता है, ठीक है, सेम एज नंबर ऑफ पोल में। मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, लैप में क्या होता है, L इज इक्वल्स टू A, ठीक है। A इज इक्वल्स टू यहाँ पे P रहेगा, ठीक है। लैप में हम लोग इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। A इज इक्वल्स टू P, A क्या होता है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, और P क्या होता है नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, मैंने आपको कहा था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते गए, ठीक है, वेव वाइंडिंग है, ठीक है, तो वेव वाइंडिंग में इसका वैल्यू क्या रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, थोड़ा मैं आपको क्विकली पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 आइडेंटिकल रजिस्टर जो है हमने स्टार में कनेक्ट करके रखे, सिंपल है क्वेश्चन, तो हमने हालांकि बहुत बार करा रखा है, एक रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर जो है हमने स्टार में कनेक्ट करके रखा है, देन इसको डेल्टा में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो जो पूछा गया रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकंड कॉम्बिनेशन इज व्हाट, ठीक है। पहले के पावर कॉम्बिनेशन में और सेकंड के पावर कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क रहेगा और क्या रेशियो उसका रहेगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो गाइस वो सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा 1/3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा की बात करते हैं, ठीक है, तो जो पावर हमारा डेल्टा के केस में रहेगा वो हमारा, अगर हम लोग बात करते 3VL² R, और अगर हमारे स्टार की बात करते हैं तो P स्टार क्या रहेगा, ठीक है, P स्टार क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा VL² R, ओके। तो सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये ऐसा ही क्वेश्चन जो है हमें रिसेंटली पूछा गया था, अगर स्टार टू डेल्टा हमारे रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करते तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा करके, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है इस साल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डॉट B इज डैश, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको डॉट नहीं कहते, A एंडेड विद B हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, A और विद अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और विद अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ओके। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको इन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती है। ऑप्शन A इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ 4-पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्पीड ऑफ 1800 RPM देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट विच द मोटर इज ऑपरेटिंग एज डैश, ठीक है। एक 4 ध्रुवों वाले प्रेरण मोटर की गति 1800 RPM है, तो वह आवृत्ति क्या है जिस पर मोटर संचालित होती है। सिंपल है गाइस, NS बराबर 120 इंटू F डिवाइड बाई P, सारे वैल्यूज दी गई है। NS की वैल्यू 1800 इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है गाइस, ठीक है, वही हमें निकालना है, डिवाइड बाई P का वैल्यू है 4, ठीक है, यह आ जाएगा 30, ठीक है, 0 कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 60, ठीक है, 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा होगा, अगर उसने 4 पोल और 1800 RPM देख ली तो उसको करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली 60 हर्ट्ज उसका आंसर मार्क कर सकते हो। 1500 RPM और 4 पोल है, ठीक है, तो आप 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आप मार्क कर सकते हो। तो कुछ जो वैल्यूज है गाइस आपके, अगर आप डेली कैलकुलेशन वगैरह करते हो, डेली छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करते हो इलेक्ट्रिकल के, तो आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी लर्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ग्रेड फॉर विच इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी मानक श्रेणी है जिस पे विद्युत केबल को वाणिज्य की दृष्टि से बनाया जाता है, कमर्शियली जो यूज़ होता है, ठीक है, 230/400 वोल्ट, ठीक है, 230 या फिर 400 वोल्ट का केबल हमारे पास अवेलेबल रहता है जनरली, हम लोग बात करते तो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास मूव ऑन करते, क्वेश्चन है हमारे उसमें, इन द करंट ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ऑलवेज, ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर के प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है, ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस दैन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, द्वितीय मोड की संख्या से कम होता है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर की बात की है, प्राइमरी टर्न जो है हमारी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी टर्न्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री फेज पावर सिस्टम विद थ्री वोल्टेजेस EA, EB and EC हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेस एट अ डैश फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। विद इक्वल वोल्टेज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड की बात किया गया है तो वो हमारे 120 डिग्री डिस्प्लेस रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। थ्री फेजेस, दोनों तीनों के बीच का ये अगर R फेज हो गया, Y फेज हो गया, B फेज हो गया, इसमें अंतर क्या रहता है, 120 डिग्री का अंतर रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCR कंसिस्ट ऑफ डैश, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा इस तरीके से सिंबल रहता है। अब देखिए इसके हम लोग एनोड और कैथोड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में डायोड रहता है गैस, ठीक है, ओके, ये होगा हमारा कैथोड। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कट इन वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गेट के प्रेजेंट के कारण, ठीक है, जगह जैसे अगर हमने इसको पल्स दे दी, ठीक है, तो हम लोग उसको फायर कर सकते हैं एक सर्टन फायरिंग एंगल पे जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा, ठीक है। तो SCR जो है एक 3 PN जंक्शन डायोड हमारा माना जाता है, ठीक है, PN जहाँ पे हमारा गेट रहता है, ठीक है, यहाँ पे और एनोड और कैथोड, ठीक है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ अगर हमारे ट्रांजिस्टर के एनालॉजी में अगर हम लोग समझे तो इस तरीके से हम लोग उसको 3 PN जंक्शन का उसको कह सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL फ्रॉम एन ऑफ एन AC सर्किट इज डैश, ठीक है। जो एक्सप्रेशन है हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का AC सर्किट के मुकाबले हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 2πfl, XL इज इक्वल टू 2πfl। अगर हम लोग XC की बात करें तो वो होता है 1/2πfc। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द हिस्टैरिसीस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग अ मटेरियल फॉर द कोर दैट हैज डैश। अब भी थोड़ी देर पहले देखा था, इनफैक्ट हमने क्वेश्चन भी देखा नहीं, रिव्यू नहीं किया इसके पहले, और मैंने आपको बताया भी कि आपको हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉसेस, कोर लॉसेस कम या ज़्यादा करने के लिए, बेसिकली ज़्यादा तो नहीं होते, कम करने के लिए क्या मेथड यूज़ होती है, ठीक है, किससे वो रोक सकते हैं, क्या उसका परिणाम होती है, आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए करके। अब देखिए हिस्टैरिसीस लॉस किससे मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए कोर का जिससे हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस जो है हम लोग कम कर सके, ठीक है, तो वो लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट वाला होना चाहिए, तभी जाके हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो है हमारा कम निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज आइडेंटिकल टू द इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रेरण मोटर के समरूप होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा असिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। इंडक्शन मोटर को हम लोग अनसिंक्रोनस मोटर करेंगे क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूला की तो होता है हमारा 120 × F डिवाइडेड बाय P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या पूछा गया है हमारे पास में। फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू डिवाइड बाय हमारा एवरेज वैल्यू। अब मुझे बताओ अगर हम लोग AC साइन वेव की बात करते हैं, प्योर साइन वेव की, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच फीचर इज सूटेड फॉर अ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का इनमें से कौन सा फीचर होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसकी जो है डाइलेक्ट्रिक काफ़ी हाई होनी चाहिए, उच्च पारद्युतिक ताकत होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पावर कंज्यूम होता है सीरीज RLC सर्किट में उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, VI × cos phi, cos phi जहाँ पे हमारा एक पावर फैक्टर होता है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मुझे बताओ अगर एक सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है तो उसका पावर का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ individual resistance R1, R2, R3 is connected to a battery R 10 volt, 20 volt and 30 volt, then the total बैटरी वोल्टेज इज वॉट, ठीक है, सिंपल है 60 वोल्ट हो जाएगा। तीनों के सीरीज में जोड़े गए 3 रजिस्टर्स है, तीनों के जो वोल्टेज ड्रॉप एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है, 30 है, ठीक है। इसका टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा अगर हम लोग इसको नापेंगे एज अ वोल्ट मीटर से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल वोल्टेज दिखाएगा 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज ऑलवेज डैश, ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हमारे हमेशा जो है इन्फाइनाइट होता है, अनंत होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए वोल्ट मीटर और एमीटर का ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डिवाइस होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं उसको हम लोग एमीटर कहते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का वो हमेशा जीरो रहता है। अगर हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसी के साथ जुड़ा हुआ कंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपको पता होना जरूरी है, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन अ पोर्टेबल ड्रिल्स इज डैश, ठीक है, तो जो हमारे पोर्टेबल ड्रिल के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है वो होती है हमारी सार्वत्रिक मोटर जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, जिसको हम लोग AC एंड DC दोनों मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपल फैक्टर पूछा गया फुल वेव रेक्टिफायर का, जहाँ पे जिसके अंदर कैपेसिटर भी जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसका रिपल फैक्टर रहेगा 1/4√3 FCRL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात की गई, जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर भी है, तो वो हो जाएगा हमारा 1/4√3 FCRL। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज मोटर द मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन इफ द कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय डैश, ठीक है। अगर एक संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर में संधारित्र को एक डैश के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समान उसी दिशा में चलती रहेगी। अगर देखिए कैपेसिटर को हम लोग निकाल के उसको चेंज करके क्या लगा देंगे, एक रजिस्टर भी लगा देंगे, तो भी वो सेम डायरेक्शन में रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर इज डैश, ठीक है। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की सामान्य विधि क्या है, तो उसके लिए हम लोग जो है गाइस ऑयल कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑयल कूलिंग जो है पावर ट्रांसफार्मर के लिए को जो मेथड ऑफ कूलिंग करके भी एज ए यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एक 3 ओम का 2 ओम का 3 ओम का एंड एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। इसको टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन कॉम्बिनेशन हमें पूछा गया, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका अगर इक्विवेलेंट निकालते तो 1 ओम ही आता है, ओके, क्योंकि देखो एलसीएम इसका कॉमन आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। या फिर 2 और 3 का निकाल के फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। 2 × 3/2 + 3 विल बिकॉज टू 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6/5, ठीक है। इनटू अगर आप करोगे फिर 3/6/5 + 3 इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली इस मेथड से भी एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर। ट्रांसफार्मर जो है जनरली पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहता है, ठीक है। पावर के अंदर करंट और वोल्टेज ही दोनों भी आता है, ठीक है। पावर जो हमारा सेम रहता है, एक तो हमारा वोल्टेज स्टेप अप, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारा वोल्टेज जो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, करंट हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हम स्टेप डाउन की बात करें तो हमारा करंट जो है बढ़ जाता है, वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल पावर है P = वॉट V × Y, ठीक है। पावर का क्या शक्ति होता है, वोल्टेज गुना हमारा करंट, ठीक है। तो वो हमारा सेम ही रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डैश रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ओपन स्विच, ठीक है। तो हमारे कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर एज अ ओपन स्विच करके वर्क करता है। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो हमारा जो कट ऑफ रीजन में एज अ ओपन स्विच करके वर्क करता है, देखिए चारों भी बार सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया मिक्स करके। क्वेश्चन है हमारे पास में अ सर्किट इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट इज डैश इज कॉल्ड एज डैश, ठीक है। यहाँ पे बताया गया एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत से जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको सीरीज सर्किट ही तो हम लोग कहते हैं। ये देखो इस तरीके से हमने कनेक्ट करके रखा है, तो ये क्या सर्किट हो गई, ये सीरीज सर्किट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब एक बात मेरी समझिएगा ध्यान से, सिर्फ आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज के तौर से आपको घुमाया जाता है। लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की ऐसी बनाई जाती है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो सको, बाकी कॉन्सेप्ट आपके सीधे सीधे फंडामेंटल ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, अगर हमारे इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ जाती है तो हमारा क्या कम हो जाएगा, पावर फैक्टर जो है हमारा कम हो जाएगा, पावर फैक्टर विल बी लोअर्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज आरसी सर्किट द एसी करंट इज डैश, ठीक है। एक सीरीज आरसी सर्किट में जो है हमारा जो एसी करंट लीड करेगा अप्लाइड वोल्टेज को, ठीक है। जो हमारा करंट है, ठीक है, ये कहीं देखिए, ये अगर प्योर सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बट लेकिन हम लोग देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, अगर हम प्योर आरसी सर्किट की बात करते हैं तो करंट जो है हमारे वोल्टेज से 90 अंश के कोण पे लीडिंग ही रहता है, ठीक है। अगर हम लोग वही इंडक्टर की बात करते हैं तो जो हमारा करंट है, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज से लैग में रहता है या फिर वोल्टेज हमारे लीड में रहते हैं, क्योंकि हम लोग इस रोटेशन में रोटेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन लाइन फीड्स पावर टू, एक संचरण प्रणाली में संभरक शक्ति को निम्नलिखित में से किससे सिंचित किया जाता है, ठीक है। तो फीडर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms and a capacitance of 1 microfarad is connected across 230 volt AC, the capacitive reactance of the circuit is dash, ठीक है। अब देखिए XC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2πfc, सारे वैल्यूज दिए गए, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड, 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो इसका वैल्यू कितना था 3183.09 ohms। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा हमें रेजिस्टेंस का जरूरत नहीं, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज पावर जो डिसिपेट होता है प्योर इंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया इस कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। बहुत बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, आइडियल वोल्टेज वैल्यू क्या रहेगा, आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेट से बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपके बूस्टअप करने के लिए मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिपल फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर इज गिवन बाय, ठीक है। आप देखिए हाफ वेव का रिपल फैक्टर पूछा गया जहाँ पे कैपेसिटर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो कितना रहेगा 1/2√3 FCRL। सेम कॉन्सेप्ट को अगेन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पहले फुल वेव रेक्टिफायर था, अभी हाफ वेव पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज द लाइन करंट इज 30 एम्पियर देन द फेज करंट इज डायरेक्ट, ठीक है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात किया जा रहा है, आपको सिंपल है, पता ही होगा कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन करंट है वो हमारे फेस करंट के जितना रहता है, लेकिन जो हमारा लाइन वोल्टेज है √3 गुना रहता है हमारे फेस वोल्टेज से, ठीक है। तो अगर हमारा देखिए लाइन करंट जो है वो 30 एम्पियर का होगा तो हमारा फेस करंट का क्या है, फेस धारा क्या हो जाएगा, वो भी 30 एम्पियर का ही हो जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डैश, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी किस में नापी जाती है, ओम पर वोल्ट में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पूछी गई, सॉरी बेसिकली सर्ज इंपेडेंस पूछा गया केबल का, ठीक है। जो केबल का सर्ज इंपेडेंस रहता है वो नियरली 50 ओम्स के रेंज में रहता है, अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो, ठीक है। अगर ओवरहेड की बात करें तो 400 से 600 के बीच में रेंज करता है वो। ZS बराबर √L/C, ये इसका वैल्यू होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डैश, ठीक है। G इज गिवन एज 1/R। सिंपल है, जो प्रतिरोध रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, उसी के जस्ट अपोजिट रहता है हमारा कंडक्टर, जिसका यूनिट क्या है, सीमेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियरली अभी तक समझ में आए हुए हैं। जितने भी एस्पिरेंट RRB JEE की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए CBT2 का एक बेहतरीन कोर्स अभी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको एनरोल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई भी क्वेरी आते है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हो। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा गाइस। हमारे चैनल कैप्टिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके इसको वॉच कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमसे कम्युनिकेट करके पूछना ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।